नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। हमारे साथ व्यालोक जी हैं, व्यालोक जी का उन्हीं स्वागत सामग्रियों के साथ स्वागत। व्यालोक जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और संपादक जी को बहुत बहुत प्रेम, स्नेह, नमस्ते, प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। व्यालोक जी, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा और यहाँ तक कि बेहद क्रूरतम ऐसी घटनाओं की सीरीज चल पड़ी है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन वहां पर हिंदुओं के खिलाफ कोई न कोई प्रताड़ना न होती हो, उनका जीवन न छीना जाता हो। भारत से बहुत उम्मीदें और भारत में राष्ट्रवादियों को बहुत उम्मीदें, सनातनियों को बहुत उम्मीदें और इसके लेके कुछ लोगों को सरकार से शिकायत भी है। हालांकि हमारे यहाँ सीए नाम का एक कानून बनाया गया है जिसमें ये कहा गया कि दुनिया भर के प्रताड़ित हिंदू कहीं भी हैं, किसी भी हिस्से में हैं दुनिया के, उनका नेचुरल घर, बाय डिफॉल्ट घर वो भारत है और उन्हें अधिकार है कि अगर वो के शिकार होते हैं तो वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। मुझे खुद व्यक्तिगत रूप से ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर बांग्लादेशी हिंदू क्या खुद नहीं आना चाहते या सीएए ढंग से काम नहीं कर रहा है या क्या है। बहरहाल आज का वो विषय नहीं है, लेकिन यहाँ पर चिंताएं सबको हैं और बड़ी उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी कुछ बोले कुछ बोले कुछ बोले। लीजिए साहब, कांग्रेस पार्टी ने, व्यालोक भाई, आपकी उम्मीद को पूरा कर दिया है और मैं आपको ये खुशखबरी दे रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना पर मुंह खोला है। आपको अजीब अगर ना लगे और आपको ये लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो बिल्कुल नहीं, मेरे पास एविडेंस है और मैं कांग्रेस ने बांग्लादेश के हिंदुओं की दशा पर, दुर्दशा पर क्या बोला है ये आपको सुना सकता हूं, दिखा सकता हूं। लीजिए, मुझे यकीन है कि आप उसको देखना भी चाहेंगे। आइए देख लेते हैं दर्शकों। जयराम सर जी सर, ये सबकी तरफ से सर, ये जी जी ये सबकी तरफ से सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। एक बार और सुन लेते हैं। कांग्रेस ने बहुत शोर मचाया है, बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बोला है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। जयराम सर जी सर, ये सबकी तरफ से सर, ये जी जी ये सबकी तरफ से सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। दर्शकों, व्यालोक जी को तो पता ही है, दर्शकों आपको भी पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। जयराम रमेश थे और केसी वेणुगोपालन, ये दो लोग थे और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और जब पत्रकारों ने, और एक पत्रकार ने, आपने आवाज सुनी होगी, बोला कि ये सभी का प्रश्न है, और किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं हमारा प्रश्न नहीं है, उसने कहा ये सभी का प्रश्न है, सामूहिक सवाल है कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है बांग्लादेश के हिंदुओं पर। और आपने देखा, एक शब्द नहीं अवॉइड, हिंदुओं के मुंह पर थूक के कांग्रेस के ये दोनों नामचीन नेता उठे और पलायन कर गए। व्यालोक भाई, कांग्रेस ने हिंदुओं के मुंह पर थूका, पहली बार थूका है क्या साहब? ये जयराम रमेश, मुझे याद है जहां तक, ये मिनिस्टर भी हुआ करता था। ये वेणुगोपाल जो है आजकल राहुल विंची का सबसे खासम खास है। अच्छा, कल मैं एक मंच पर था तो वहां मैंने कांग्रेसियों को हरामखोर कह दिया था, तो हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने कहा कि हम लोग भाषा को बिगाड़े बिना भी बात कर सकते हैं, लेकिन हरामखोर वैसे कोई गाली तो थी नहीं, मुफ्त की खाने वाला हरामखोर, मुफ्तखोर जो भी कहिए वो है ये लोग। पहली बार नहीं किया है साहब। मणिशंकर अय्यर से लेके, जयराम रमेश से लेके, वेणुगोपाल से लेके, इनके जो पार्टनर्स हैं, डीएमके हो, आरजेडी हो, ये तमाम लोग किस तरह हिंदुओं के मुंह पर थूकते रहे हैं। ये तमाम लोग किस तरह क्रिश्चियन जो मूल्य है, क्रिश्चियन जो सोसाइटी है, उसको बढ़ावा देते रहे हैं। या अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो वो अंधा है, और अंधों से अब इस नए कैलेंडर साल में मैं अब बात नहीं करता हूं और न अंधों को मुझे संबोधित करने की इच्छा है।
सवाल ये है कि कांग्रेस लीग को, अब उसे कांग्रेस कहना भी दिक्कत ही है, तो कांग्रेस जो मुस्लिम लीग है, इसको इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, ये सवाल सबसे पहला है। ये हिम्मत कहाँ से आती है, उसके लिए एक नामचीन तथाकथित पत्रकार है, उन्हीं बिरादरी का, एनबीटी में काम करता है, शायद नरेंद्र नाथ मिश्रा इसका नाम है। और इस व्यक्ति की एक पोस्ट में देख रहा था, इसकी 2 लाइन बस मैं सुनाता हूं कि हिम्मत कहां से आती है। बांग्लादेश के खिलाड़ी का आईपीएल से बाहर करना न सिर्फ फ्रिंज एलिमेंट की जीत है, बल्कि यह भारत के लिए चुनौती भी है। ये इसका पहला सेंटेंस है, यहां से शुरू होता है। और आखिरी सेंटेंस सुनिए, मतलब दिक्कत शाहरुख खान और मुसलमानों से थी, इस पर हंगामा किया और इन फ्रिंज एलिमेंट की जीत ने भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती बढ़ा दी। ये जो सोच है, ये जो नीयत है, ये कांग्रेस को इस बात की हिम्मत देती है कि हिंदू राष्ट्र में वह मंच से उसके 2 बड़े नेता हिंदुओं के मुंह पर नहीं सर, जैसे जजिया लिया जाता था ना, तो मुगल काल में जजिया या उसके पहले कैसे वसूल होता था, ऐसे नहीं कि आप जाके पैसा दे दिए ना, हिंदुओं ये नहीं होता था, आपको नीचे के स्थान पर रहना होता था। मोहम्मदन जो आपका शासक या काजी या क्लर्जी जो भी होता था, वो थोड़े ऊंचे स्थान पर रहता था। आपका मुंह खोलता है, आपके मुंह में थूकता है, मुंह में, और तब आप धन देते हैं। ये जजिया अगले 10-20 साल में यहां भी लागू होगा, अगर हम लोग नहीं सुधरे तो। बांग्लादेश के खिलाड़ी का निकाला जाना फ्रिंज एलिमेंट की जीत है। बांग्लादेश से दिक्कत नहीं है, वहां कुछ तत्व हैं जो 1 साल से हत्याएं कर रहे हैं। भाई जब शेख हसीना को निकाला गया, वहां से आउस्ट किया गया, उस समय से अवनीश भाई आपको याद होगा कि उस समय से वहां मारधाड़ चल रही है। उस समय ढाकेश्वरी मंदिर पर हमला हुआ था, उस समय कितने मंदिर तोड़ दिए गए, उस समय हिंदुओं की बस्तियों में आग लगाई गई, और फिर वही हो रहा है पिछले 15 दिनों से लगातार। 4 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया, एक के बाद एक, 14 दिसंबर से लेके अब तक, कहीं कोई चर्चा नहीं। और एक वीडियो तो अवनीश भाई आपके पास भी होगा ही, या दर्शकों को वो पता ही है, बहुत वायरल वीडियो है। एक टुटपुंजिया 2 कौड़ी का मुल्ला वहां खड़ा होकर बैठ के बांग्लादेश के पुलिस स्टेशन में बैठ के कह रहा है कि हमने फलाने एसआई मिस्टर दास को जला दिया, हमने फलानी पुलिस चौकी फूंक दी, आप आए थे, आपनी आश्चर्य वो दे रहा है, पूरी श्रद्धा पूरी आदर से बुला रहा है उस पुलिस वाले को कि आप आए थे, आपनी आश्चर्य, तू आश्चर्य भी नहीं कह रहा है, पूरे एहतराम के साथ वो स्वागत कर रहा है, और वो बता रहा है कि आगे क्या क्या करेगा। ये एक उस देश से आ रहा है। हमारे देश का तथाकथित बुद्धिजीवी लिख रहा है कि हमें बांग्लादेश से दिक्कत नहीं है। हमारे देश के तमाम बुद्धिजीवी, तमाम सो कॉल्ड सेकुलर लिबर गैंग वही पीपड़ी फिर बजा रहे हैं जो पाकिस्तान के समय बजाई जाती थी कि भाई अमन की आशा तो रहने दो। और इसमें बीसीसीआई की तमाम गलतियां या जो भी, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय अभी जो है वो है कांग्रेस। तो कांग्रेस ने सर पहली बार ऐसा नहीं किया है, और मुझे दुख इस बात का है, बहुत गंभीर दुख है कि ये आखिरी नहीं होगा। और हमारे हिंदू लोग इन नमक हरामों के पीछे यार खड़े हो जाते हो, इन लोगों के पीछे मार दिया जा रहा है, और ये किस तरह मुंह फेर के खड़े हो जा रहे हैं, और इनके मालिक मलकाइन गजा से लेके और कहां कहां पहुंचे रहते हैं, कहीं भी चले जाएं। लेकिन ये दोनों नौकर जो हैं, अब ये देखिए, ये बोलते तो हैं, बहुत बुरी तरह बोलते हैं। ये देखिए जी, इनकी माँ चिट्ठियां लिखती हैं। हाँ, बड़ी बड़ी। भाई स्वनामधन वो विदेशों में घूम घूम के और फिर भारत में आता है, साजिशें बुनने के बाद तो कहता है कि भारत में बांग्लादेश करा दो। तो ये बोलते तो हैं,
सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस अब देश में एक राजनीतिक पार्टी भर रह गई है, या ये खुद एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाली एक संस्था, एक गिरोह हो चुकी है। प्रदेश की दुश्मन क्यों न कहा जाए। ये कौन सी पॉलिटिक्स है भैया, ये कौन सी राजनीति है? देश तोड़ने की, देश के बहुसंख्यकों को गाली देने की। तो मुझे तो लगता है वेलोक जी, अब ये सवाल और ये चर्चा इस देश में होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो, क्योंकि इसकी हरकतें राजनीति वाली नहीं है। इसकी हरकतें देश का उस समय विभाजन कराने वाले मुस्लिम लीग और यहाँ की तक की आतंकी संगठन लश्करे तोयबा की तरह लश्करे कांग्रेस जैसी हैं। मैं तो लगातार इसको लश्करे कांग्रेस कहता हूं। तो सवाल अब ये है कि ये क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। मैं तो इनके राजनीतिक अस्तित्व पर अब सवाल उठाता हूं। दर्शकों, विचार कीजिए। समर्थन करना, चुनाव लड़ना, ये सब बेईमानी है। मैं नहीं जानता इलेक्शन कमीशन और इस देश की संस्थाएं इसको पार्टी माने, ये उनका काम है। लेकिन मैं प्रारब्ध के इस मंच से आज से ये अभियान शुरू करता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस देश में कोई राजनीतिक विपक्ष पार्टी नहीं है। ये भारत की शत्रु है, भारत की दुश्मन है, और इसे पूरी तरीके से भारत में खतरा माना जाना चाहिए और उसी तरह बिहेव किया जाना चाहिए जैसे एक आतंकी संगठन के साथ किया जाता है। सरकार क्या करेगी, इलेक्शन कमीशन क्या करेगी, हमसे उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक आम मतदाता के तौर पर कांग्रेस को राजनीतिक विकल्प के रूप में न देखा जाए, बल्कि एक राजनीतिक शत्रु देखा जाए। वेलोक भाई, समर्थन करेंगे आप? सर मैंने तो ये शुरुआत कर दी आज बिल्कुल, से। सर ये तत्काल होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। इन तमाम देशद्रोहियों को या तो यहाँ के सबसे ठंडे जेलों में फेंका जाए, या फिर इनकी कम से कम राजनीतिक जो भी चीजें हैं, जो भी इनकी हरकतें हैं, उन पर तो बिल्कुल तत्काल रोक लगाई जाए। वैसे भी ये लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये लोग लगातार 10 वर्षों में मात्र सत्ता से बाहर रहे हैं, तो इनकी बेचैनी देखिए। ये कभी जर्मनी जाता है, कभी इंग्लैंड जाता है, कभी अमेरिका जाता है, और जहां जाता है वहां मुंह से इसके मौखिक बवासीर के ही लक्षण प्रकट होते हैं। मैं तो ये सोचता हूं सर कि अगर हमारे नेता इतने सहृदय न होते, हमारे नेता मतलब राष्ट्रवादी लोगों के नेता, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, लेकिन वो अगर इतने सहृदय न होते, इतने दयालु न होते, तो शायद राहुल विंची नाम का कैंसर भी आज हमारे पास नहीं होता, जब ये अमेरिका में रंगे हाथों धर लिया गया था और एक फोन फन पर इसको छुड़वाया गया। शायद तो वही जो एक तथाकथित, वो भी सेकुलर ही होगा, क्योंकि मियाँ जी ने लिखा है कि भाई लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो अब वही जो खता है वो आज तक भारत भुगत रहा है, और अब मैं बता रहा हूं कि आपकी जो मांग है उसको एम्पलीफाई करने की जरूरत है, बहुत तेज करने की जरूरत है। कोने कोने से ये आवाज आनी चाहिए कि भाई ये लश्करे कांग्रेस जो है इसको बंद कीजिए। ये कांग्रेस लीग जो है, इसके दफ्तर पर ताला ठुकवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये लोग किसी व्यक्ति, किसी राजनीतिक दल, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, ये इस देश के खिलाफ जाकर खड़े हो गए हैं। ये इस देश की आत्मा को घात पहुंचा रहे हैं। ये इस देश के मूल, इस देश के स्वभाव, इस देश की नीति, इस देश की दिशा, इस देश की दशा के खिलाफ खड़े हो गए। ये सबसे दिक्कत की बात है, और इसीलिए इनकी पार्टी पर तुरंत ताला लगना चाहिए। इन लोगों को राजनीति से बहिष्कृत करना चाहिए। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अब उन्हें शर्म करनी चाहिए और इस बात को भी धिक्कारा जाना चाहिए। जैसे होता ना कि हम किसी गंदे गिरोह या किसी गंदा परिवार उसकी भर्त्सना करते हैं, तो साथ में ये भी तो रवायत है ना, ये भी तो चलन है, ये भी तो संस्कार है कि जो उसका समर्थक है, जो उसके पीछे खड़ा होता है, जो उसके दरवाजे पे जाता है, उसका भी बहिष्कार किया जाए, उसको भी तड़ियाया जाए, उसको भी सुनाया जाए। तो क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस को आज भी करोड़ों वोट हासिल होते हैं और इन्हीं भारतीयों के हासिल होते हैं? अच्छा, चलिए मैं मजहब वालों के वोट जो हैं उसमें से माइनस कर देता हूँ। क्या केवल मजहबियों के वोट वोट मिलते हैं कांग्रेस को? ऐसा भी नहीं है बेलोक जी। एक बड़ी संख्या में अपने आप को हिंदू कहने वाले, अपने आप को हिंदू समझने वाले, अपने आप को हिंदू बता के
चिल्लाने वाले, अपनी सोशल मीडिया डीपीज में दुनिया के सनातनी हमारे आराध्यों के फोटो लगा के घूमने वाले, हमारे हिंदू सनातनी त्योहारों पर एक दूसरे को बधाई देने वाले और गर्व से कहने वाले, तिलक लगाने वाले, ऐसे तमाम लोग हैं, हाथ में तलवार लेके भी घूमने वाले। ये तमाम ऐसे हिंदू भी हैं जो कांग्रेस नाम के इस राजनीतिक शत्रु को आज भी वोट करते हैं, इसको मतदान करते हैं। क्या वो भी सर वही नहीं है जो मुगलों के पीछे कन्वर्ट होके और आज हमारे सामने राक्षस बने पड़े हैं? उनका इतिहास वही रहा है, क्योंकि कितने दर्जन आए थे खच्चर पर बैठ के, गधे पर बैठ के, यहाँ कन्वर्ट किया तलवार के डर से, या फिर तमाम लोगों ने उनका साथ दिया। तो आज करोड़ों जो वोट मिलते हैं, माइनस मजहबी वोट, जो हिंदुओं के सनातनियों को वोट जाते हैं कांग्रेस को, क्या वो पतित नहीं है? वो अभागे नहीं है? क्या उन्हें जलील नहीं किया जाना चाहिए? भाड़ में गई लोकतंत्र और लोकतंत्र की सर सुचिता। जब मैंने पहले ही कह दिया कि कांग्रेस को मैं विपक्षी पार्टी नहीं मानता, इस देश का राजनीतिक विपक्ष नहीं, राजनीतिक शत्रु है, तो शत्रु के पीछे जो चल रहे हैं वो जलील लोग हैं, अभागे लोग। सर आपने दुखते फोड़े पर उंगली रख दी है और मैं कष्ट से बिलबिला रहा हूं। ये ऐसा फोड़ा है हिंदुओं का अपना कुकर्म, जिस पर बोलते हुए अब मुझे इतनी शर्म आती है कि मैंने अब इस पर बोलना छोड़ दिया है। आप छोड़िए विंची की और मायनों की बात साहब, तमिलनाडु में जो व्यक्ति सीधे तौर पर कहता है कि सनातन को इरेडिकेट करेंगे, वो डेंगू मलेरिया है, उसकी सरकार पिछले 5 दशक से कौन चला रहा है? क्या हिंदुओं के सहयोग के बिना डीएमके चली आएगी? और डीएमके को सामाजिक न्याय का पुतला बना के, मैं तो तमिलनाडु को जो लोग कहते हैं कि बहुत प्रगतिशील है, बहुत अलाना है, दिमागा है, मैं तो मानता हूं कि वो मोस्ट ओवररेटेड स्टेट है। एंड ब्लडी हिपोक्रेट्स, आप अगर उस करुणानिधि को, उस 2 कौड़ी के उदय निधि को और उस 3 कौड़ी के स्टालिन को सोचिए साहब, जो नाम स्टालिन रख रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप? स्टालिन भारत में नाम रखेगा, तैमूर भारत में नाम रखेगा, जहांगीर भारत में नाम रखेगा, और उसके लिए लोग, उसने आज 2 मिलीग्राम टट्टी कर दिए तैमूर ने, आज उसने हाथ हिलाया, ये सब हमें परोसा जा रहा है। तो सर ये एक ऐसा फोड़ा है जिसको कौन ये करे? डीएमके को ये लोग बताते हैं कि सामाजिक न्याय का अग्रदूत है। क्या अग्रदूत है साहब? उस हिसाब से तो आरजेडी सामाजिक न्याय का अग्रदूत हो गई और लालू प्रसाद यादव इस देश के मसीहा हो गए, बिहार के, और हैं ही। लालू को भी मसीहा बताने वाले भारत रत्न मांग रहे हैं सर उनके लिए, उनके जो गिरोह के लोग हैं जी। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। और हो सकता है कि जैसे डकैत को पद्म विभूषण दे दिया इस सरकार ने मुलायम सिंह यादव को, वैसे ही उस चारा चोर को दे दे, क्योंकि एक डकैत तो पद्म विभूषण है ही, तो दूसरा चारा चोर क्यों नहीं हो? वो भी हो जाए भाई। तो इस देश में तो मजाक की मतलब श्रृंखला चली हुई है। लेकिन अगर हम हिंदुओं ने ये कांड नहीं किए होते सर, तो पिछले 70 वर्षों में इस देश का जितना नुकसान हुआ है ना, आपके शब्दों में 2014 की सांस्कृतिक क्रांति इस देश में 1952 में आ जानी चाहिए थी। जिस दिन वो नेहरू इस देश की गद्दी पर बैठा, उसी दिन यहाँ के हिंदुओं को गला पकड़ के खींच लेना चाहिए था कि इधर आओ, चलो, कहां जा रहे हो तुम? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया कर रहे हो। अरे जिस व्यक्ति को भारत के बारे में पता नहीं है, जो इंडिया को डिस्कवर कर रहा हो, वो व्यक्ति इस देश का पहला प्रधानमंत्री और पहला शिक्षा मंत्री अनपढ़, अक्षरहीन, मदरसा छाप भी नहीं सर। सर प्लीज, मदरसा भी नहीं गया है वो, मदरसा भी। एक बार व्यालोक भाई, हमने एक नई बात सोची है। हम लोग इतिहास गिनाते हैं, नेहरू। देखिए अभी इस बातचीत में भी हम लोग नेहरू तक पहुंचे, इनके इतिहास तक पहुंचे, और ये इतना काला इतिहास है कि वहां तक जाना ही पड़ता। लेकिन मैंने अब ये निश्चय किया है कि मैं वर्तमान को भी उतना ही ताड़ूंगा। कांग्रेस राजनीतिक शत्रु है, इसे आज वोट करने वाले भारत के शत्रु हैं।
तो दर्शकों, अब हमको आपको पहचानना पड़ेगा कि आपके समाज में अपने आप को सनातनी कहने वाला वो कौन है जो कांग्रेस के पक्ष की बात करता है। वो इस देश का राजनीतिक शत्रु है। पहचानिए अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपनी सोसाइटी में, अपने काम करने वाली जगह पे, और उसे जलील कीजिए। उससे दो चार सीधे और सच्चे सवाल पूछिए। लोग कहते हैं कि नहीं साहब, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। हम अगर मतदाता हैं और वोट देते हैं तो हम एक्टिव पॉलिटिकल एलिमेंट हैं, ये जान लीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि हम नॉन पॉलिटिकल है। कैसे नॉन पॉलिटिकल वोट? आपका नाम है ना, तो नेता चुनाव लड़ता है और आप जाके मतदान करते हैं, तो आप राजनीतिक एक्टिविस्ट हैं। सुन लीजिए, किसी पार्टी के मेंबर होना ही और नेतागिरी करना ही नहीं होती है राजनीति। इसलिए हम सभी राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम सबके जीवन में राजनीति है। हम राजनीतिक काम करते हैं 5 साल में एक बार, तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटी ही है। तो इसलिए ऐसे आसपास दिख रहे राजनीतिक शत्रु जिनकी आज भी तार कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनसे 4 खरे सवाल जरूर पूछिए, उन्हें जलील कीजिए। उनसे पूछिए कि बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में तुम्हारी कांग्रेस क्यों नहीं बोलती। अगर वो कहें कि देखो इस देश में एक विपक्ष भी चाहिए, कि ये भाड़ में गया विपक्ष। इस देश में राजनीतिक विपक्ष चाहिए, राजनीतिक शत्रु दुश्मन नहीं चाहिए, लश्कर कांग्रेस नहीं चाहिए। ये सवाल अब हमें पूछना पड़ेगा। इतिहास से लेके आज वर्तमान में जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, जो कांग्रेस को वोट गिराते हैं, उनसे भी ये सवाल पूछना पड़ेगा। नेहरू से लेके आज कोई अमलेश, कमलेश, अवनीश जैसे व्यक्ति अगर आपको दिखाई दे जाए जो कांग्रेस माइंडसेट का हो, तो उससे कुछ कड़े सवाल जरूर पूछिए। उसे सार्वजनिक रूप से अपने मित्रों के बीच में, अपने समाज के बीच में बेइज्जत करिए और जवाब लीजिए उससे। मुझे लगता है कि अब हमें ये काम शुरू कर देना चाहिए। पहलक भाई जी, आपने हमें समय दिया सुबह सुबह, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चैनल को आप सब्सक्राइब किए हैं और बिना सब्सक्राइब किए अगर देख रहे हैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को लाइक शेयर आप लगातार कर रहे हैं, और थोड़ा सा और घंटी संख्या एक बार ही बढ़ाइए। बजानी है, घंटी एक के बार हाँ, बजानी। और बेल आइकन दबा के नहीं रखना है। मैं अब बोलना बंद कर दिया हूँ, दबा के नहीं रखना है, सिर्फ एक बार दबाना है। दरअसल दर्शकों हुआ क्या कि मैं लगातार ये बोलता था कि बेल आइकन दबा के रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए। एक दिन एक कमेंट पे मेरी नजर पड़ी, हमारे एक सम्मानित दर्शक ने कहा, अवनीश भाई कितनी देर दबा के रखे हैं, इतने बड़े वीडियो होते हैं और पूरे टाइम हम बेल आइकन दबा के रखते हैं, हमारी उंगलियां दर्द करती हैं। मैं जान रहा हूँ वो व्यंग में उन्होंने लिखा, लेकिन मैंने सुधार किया। आपको सिर्फ एक बार दबानी है, तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। और व्यालोक जी एक दूसरे ठिकाने, जो कि मेरा भी ठिकाना है व्यालोक वाणी, वहां पाए जाते हैं, तो उस चैनल को भी उसी तरह स्नेह दीजिए जिस तरीके से आप प्रारूप को स्नेह देते हैं। तो कांग्रेस और कांग्रेसी भारत के राजनीतिक शत्रु हैं, इन्हें दुश्मन की तरह मानिए। इसी टेक के साथ आज की चर्चा समाप्त। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। जय जय श्री राम।